दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीसी मेंस के लिए एक्ट नीति पे चर्चा करेंगे। इसके सारे डायमेंशन देखेंगे। दोस्तों से पहले यदि 70 बीपीसी मेंस पास करना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो आप 180 वीडियो पीडीएफ देखकर जा सकते हैं। इसका चार्ज 4,000 है। 83 73 98 49 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं। चलिए, सबसे पहले भूमिका लिखना है। एक्ट नीति, भारत की एक्ट नीति हिंद प्रशांत क्षेत्र में विस्तारित पड़ोस पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य है क्षेत्रीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय जुड़ाव के माध्यम से हिंद प्रशांत के देशों, आसियान के देश, पूर्वी एशिया के देशों के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना तथा इन क्षेत्रों के साथ पूर्वोत्तर भारत के कनेक्टिविटी को विकास करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों के साथ इन क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। यानी इस नीति का उद्देश्य है कि जो हिंद प्रशांत के देश है, आसियान के देश है, जापान, दक्षिण कोरिया के देश है, इसको क्या करना है, पूर्वोत्तर के साथ जो है कनेक्टिविटी बढ़ाना। पूर्वोत्तर भारत, यहाँ जो पूर्वोत्तर भारत देख रहे हैं, और यहाँ पे चीन, जापान, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये क्षेत्र अभी भारत का कम पिछड़ा हुआ है और यहाँ की कनेक्टिविटी भारत से केवल यहाँ है। तो अगर हम इसका कनेक्टिविटी इन देशों के साथ स्थापित कर देते हैं तो ऑटोमेटिक इसका व्यापार जो है बढ़ावा मिलेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि सब संपन्न कंट्री है, तो संपन्न कंट्री के साथ अगर जुड़ जाता है, कनेक्टिविटी स्थापित कर देंगे, तो ऑटोमेटिक मेरा पूर्वोत्तर भारत का क्या होगा, कनेक्टिविटी स्थापित होगा और इन क्षेत्रों का विकास हो जाएगा। इस नीति का उद्देश्य ही है कि इन सब देशों के साथ द्विपक्षीय, बहुपक्षीय मतलब क्या होता है, संस्थाओं के माध्यम से, गंगा मेकांग समूह क्या है, बिम्स्टेक क्या है, तो इस सब के माध्यम से इन क्षेत्रों के साथ जो है कनेक्टिविटी विकसित करना, ताकि मेरा इस क्षेत्र का विकास हो सके, साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक जो है साझेदारी बढ़ सके। इसी के लिए इस नीति का शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। अब एक एक्ट इस नीति को उदय के क्या कारण था। अब सबसे पहले देखिएगा, 24 जुलाई 1991 को भारत जो है निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाया था। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति, इसके माध्यम से भारत क्या किया था कि भारत की 1991 से पहले जो अर्थव्यवस्था थी, बंद अर्थव्यवस्था थी। यानी आयात निर्यात अपनी जरूरत के लिए ही जो है किया जाता था। मुनाफा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए आयात निर्यात जो है नहीं किया जाता था। जो जरूरत था भारत को, उसी के लिए जो है आयात जो है किया जाता था, मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी वगैरह का, और जो जरूरी खनिज तेल वगैरह की जो आवश्यक वस्तु था उसी का। लेकिन 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ी संकट का सामना करना पड़ा था। भुगतान से इसका संकट पैदा हो गया था, राजकोषीय संकट पैदा हो गया था, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई थी, समझ रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक का भारत पर दबाव पड़ा कि आप संरचनात्मक सुधार लागू करें। तो भारत इस दबाव में आकर संरचनात्मक सुधार को लागू किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। यानी पहले भारत की अर्थव्यवस्था बंद था, तो 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था खोल दिया और अर्थव्यवस्था को निर्यात आधारित बना दिया। यानी अब अर्थव्यवस्था में क्या करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था वस्तु सेवाओं का उत्पादन करेंगे, हम निर्यात करेंगे। आप निर्यात करने की नीति को बनाए जो 1991 में, तब निर्यात करेंगे तो क्या होगा, आपको बाजार चाहिए। तो नए बाजारों की खोज के लिए भारत जो है लुक ईस्ट, पीवी नरसिम्हा राव 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च किया था, पूर्व की ओर देखो नीति। यानी आप देखे होंगे, ये पूर्व की ओर देखो नीति, हमको व्यापार बढ़ाना था, जो कि अर्थव्यवस्था हम निर्यात आधारित कर दिए थे।
तो यहाँ से उत्पादन करेंगे, यहाँ बहुत सारा देश है, इस देश में अपना सामान बेच सकते हैं ना। तो हम अब क्या किए थे इसके लिए, लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च किए थे, पूर्व की ओर देखो नीति लॉन्च किए थे, और इसके माध्यम से आर्थिक संबंध बढ़ाने पर इन क्षेत्रों पर जोर दिया गया था। समझ रहे हैं, आर्थिक संबंध है, व्यापार बढ़ाने पर। अब क्या हुआ कि व्यापार बढ़ाने पर हम जोर दे दिए। इसके बाद क्या हुआ कि इस दौरान जो है मेरा आसियान के देशों के साथ, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया के साथ व्यापारिक संबंध ठीक ठाक, हम जापान के साथ साझेदारी में वृद्धि हुआ, आसियान के साथ भी जो है साझेदारी बढ़ी। लेकिन 2000 से 2014 के बीच कुछ ऐसी घटना का उदय हुआ जिसके कारण लुक ईस्ट पॉलिसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्ट ईस्ट नीति में बदलना पड़ा। अब कौन कौन सा घटना हुआ, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में, यानी इन क्षेत्रों में चीन की जो है दबदबा बढ़ने लगा, आक्रामकता बढ़ने लगा, और इन सब क्षेत्रों के देशों को चीन जो है ऋण दे देकर ऋण जाल में फंसाने लगा। श्रीलंका को भी फंसा दिए हुआ है, सबको फंसाया हुआ है, फंसाने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि भारत इस दौरान जो है 2000 से 2014 के बीच भारत की जो शक्ति, वैश्विक शक्ति वृद्धि हुई थी, आर्थिक और सामरिक शक्ति जो है भारत का बढ़ने लगा था। उसके बाद वैश्विक आर्थिक इंजन जो है क्या हुआ था, एशिया की ओर शिफ्ट इंजन जो है एशिया की ओर शिफ्ट हो गया था। अब जो है वैश्विक आर्थिक इंजन जो है दबदबा चीन का, इंडोनेशिया का, सब का दबाव बढ़ने लगा था। और 2014 में प्रधानमंत्री मेक इंडिया की शुरुआत किया था। तो अब इन कारणों से लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति में बदलना जो है अवश्यंभावी हो गया। तो अब अवश्यंभावी हो गया। अब क्या हुआ कि लुक ईस्ट नीति में व्यापार केंद्रित था, लेकिन यहाँ पर व्यापार के साथ हम कल्चरल रिलेशन भी बढ़ाएंगे आसियान के देशों के साथ। क्योंकि आसियान के देशों में बौद्ध धर्म, रामायण, महाभारत, हिंदू देवी देवताओं की बड़ी मान्यता है। तो संपर्क, सुरक्षा, क्षमता निर्माण पर जो है केंद्रित किया जाने लगा। उसके बाद जो है आसियान, ये लुक ईस्ट नीति आसियान केंद्रित था, लेकिन विस्तारित पड़ोस पर केंद्रित था। यानी विस्तारित पड़ोस के केंद्रित का अर्थ है, आप देखिए कि आसियान के देश के साथ साथ हमको ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया, प्रशांत, फिजी, मॉरिशस, ये सब देशों के साथ होगा। समझ रहे हैं, विस्तार कर दिया गया था आसियान के अलावा भी सब देश पे, मतलब द्वीपीय देशों पे। इसके अलावा जो है विस्तारित पर केंद्रित था। और लुक ईस्ट नीति लॉन्च किया गया था, उसमें जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र के, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्वतंत्रता, नियम आधारित, खुला बनाने पर केंद्रित नहीं था। उसका उद्देश्य था केवल व्यापार। लेकिन एक्ट ईस्ट नीति क्या हुआ कि चीन का जब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दबदबा बढ़ने लगा, तो भारत जो है लुक ईस्ट नीति की जगह पे एक्ट ईस्ट नीति में हिंद इंडो पैसिफिक क्षेत्र के को खुला, मुक्त, नियम आधारित बनाने पर भी केंद्रित किया है। यानी अब इस नीति के तहत जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, अब एक्ट ईस्ट नीति के स्तंभ क्या है। एक्ट ईस्ट नीति के 4 स्तंभ है, व्यापार, सांस्कृतिक, क्षमता निर्माण और संपर्क है। यानी अब जो है इस नीति के तहत विस्तारित पड़ोस के साथ जो है आर्थिक जुड़ाव, व्यापार को बढ़ावा देना, कल्चरल रिलेशन को बढ़ावा देना, और इन सब देशों में साझा क्षमता निर्माण के प्रयास को आगे बढ़ाना और संपर्क बढ़ाना। अब संपर्क बढ़ाने के लिए क्या है, कालाधन मल्टी मॉडल परियोजना की शुरुआत की गई है। यह जो है हल्दिया बंदरगाह को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ता है। भारत म्यांमार त्रिपक्षीय, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग समझौता, यह मणिपुर के मोरो से म्यांमार, थाईलैंड को जो है जोड़ता है। अब बाद में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तक यह राजमार्ग जाता है। इस राजमार्ग को ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। मोटर वाहन समझौता, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल जो है BBIN समझौता किया है इन सब देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ताकि आसियान के साथ या संपर्क जो है स्थलीय संपर्क बढ़ावा दिया जा सके।
अब देखेंगे एक्ट ईस्ट नीति के फोकस क्षेत्र क्या है। आसियान केंद्रित, दूसरा है पूर्वोत्तर भारत का विकास, तीसरा है सुरक्षा सहयोग, चौथा है पूर्वी एशियाई अद्वीपीय देशों के साथ संबंध बढ़ाना और इन सब क्षेत्रों के साथ भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। अब जो है पिछले 10 वर्षों में एक्ट ईस्ट नीति की सफलता क्या है देखिए। पिछले 10 वर्षों में भारत का जो है आसियान के साथ व्यापार दोगुना हो गया है, 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। पिछले 10 वर्षों में फिनटेक संबंध स्थापित हुआ है आसियान के साथ, भारत और सिंगापुर के साथ। उसके बाद पिछले 10 वर्षों में आसियान के 7 देशों के साथ सीधा संपर्क उड़ान स्थापित हुआ है। आज आसियान के कई देशों के साथ आप विमान से जो है जा सकते हो उस देश में, लेकिन 10 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। भारत का 5 आसियान देशों के साथ सांस्कृतिक विरासत की बहाली में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। ये जो है पिछले 10 वर्षों में एक्ट ईस्ट नीति की सफलता है। अब हम लोग देखेंगे एक्ट ईस्ट नीति में भारत के सामने क्या चुनौती है। सबसे बड़ा चुनौती है कि इन सब क्षेत्रों में चीन की भारी दबदबा है, जो भारत की हितों के सामने एक चुनौती पैदा करता है। भारत को संबंध को बढ़ाने में, रणनीतिक संबंध विकसित करने में, साझेदारी बढ़ाने में चुनौती पैदा करता है। अब मान लीजिए किसी के साथ आपका दुश्मन का जो है पहले ही दोस्ती है और आप भी दोस्ती करना चाहते हैं, तो दुश्मन चाहेगा कि इसके साथ दोस्ती करे? नहीं चाहेगा। उसके बाद कनेक्टिव भारत और आसियान के देशों के साथ या हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उसके साथ सीधा कनेक्टिविटी की चुनौती है। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग समझौता लंबे समय से जो है काम हो रहा है, लेकिन उसकी काम की गति बहुत धीमा है। तो कनेक्टिविटी की चुनौती है इन क्षेत्रों के साथ भारत का। साथ ही साथ संसाधन की चुनौती है भारत के पास। अब देखिए भारत के पास स्वयं जो है संसाधन की कमी है, और संसाधन की कमी के कारण क्या होता है कि इन क्षेत्रों में जो उन देशों की जो ऋण देने की जो जरूरत होती है, विकास सहायता होता है, उसमें भारत जो है चीन की तुलना में पिछड़ जाता है। साथ ही साथ व्यापार, अभी भी इन सब देशों के साथ जो है भारत की जो व्यापारिक साझेदारी है वो कम है, क्षमता से बहुत कम है। साथ ही साथ घरेलू राजनीति, देखिए इन सब देशों में जो है घरेलू राजनीति भी भारत के साथ संबंध को जो है द्विपक्षीय संबंध को प्रभावित करता है। मलेशिया के साथ, मालदीव के साथ देख रहे हैं कैसे संबंध उतार चढ़ाव होता है, इंडोनेशिया के साथ, म्यांमार के साथ। तो संबंध जो है उतार चढ़ाव सत्ताधारी दल पर निर्भर करता है कि कौन सा सत्ताधारी, जब भी राजनीतिक फेरबदल होता है, सत्ता का फेरबदल होता है, संबंध में उतार चढ़ाव होने लगता है। तो ये सब चुनौती है। इसके बावजूद भी भारत की एक्ट ईस्ट नीति भारतीय हितों को पूरा करने के लिए और साथ ही साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए एक समावेशी जो है विजन पर केंद्रित है। तो यह स्थिति है, आप इसको देख लीजिएगा।